नमस्कार। सही सृजन कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कहते हैं प्रतिभा के साथ जब शुभ निष्ठा और लगन का सामंजस्य होता है तो व्यक्ति के गुण कस्तूरी की गंध में बोलने ही लगते हैं। ऐसी ही कस्तूरी की गंध से सुवासित है आज हमारा स्टूडियो। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में एक ऐसे रचनाकार, साहित्यकार, व्यंग्यकार, गज़लकार और विज्ञान लेखक पधारे हैं। आइए उनसे खास मुलाकात करते हैं, पंडित सुरेश नीरव जी से। प्रणाम, नमस्कार। सुरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मेरे कृतज्ञ प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुभाष जी, आप विज्ञान लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं और बहुत सारा आपको सुदीर्घ जो है अनुभव भी है लेखन का। साथ ही आप मल्टीमीडिया में भी बहुत ही प्रचलित हैं। तो किस तरह से आपका की तरफ रुझान हुआ, व्यंग लेखन की तरफ रुझान हुआ? क्योंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और अध्यात्म से भी जुड़े हैं, तो किस तरह से इन सब चीज़ों का अंतर संबंध स्थापित हो पाया? जी, मैं सुरेश नीरव। आपने एक साथ 2-3 प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये केवल दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। ये सारे प्रश्न एक ही प्रश्न के प्रति प्रश्न हैं और एक ही प्रश्न का उत्तर ही सारे इन प्रश्नों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने बात शुरू की थी कि आप व्यंग्यकार हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप दार्शनिक हैं। तो मैं बात करता हूँ पहले तो विज्ञान की और व्यंग की। जी। व्यंग का अर्थ है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना। जी। और अगर किसी चीज़ का एनालिसिस किया जाता है तो उसके लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। बिल्कुल। दृष्टि तो हर किसी के पास होती है, लेकिन दृष्टिकोण सबके अलग अलग होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं या हमारी एनालिटिकल अप्रोच होती है, तब हम विज्ञान की ओर जाते हैं और हम तभी व्यंग की ओर जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जब एक एनालिटिकल अप्रोच भी आदमी की तब होती है जब मैं बात दृष्टि की कर रहा हूँ, तो दृष्टि में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आती है लुकिंग, हमने किसी चीज़ को देखा जी। और एक आती है ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छी। तो जब हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हमारी जो दृष्टि होती है वो वैज्ञानिक चेतना से लैस होती है और उस वक्त हम जो रचना करते हैं वो समय सापेक्ष संवेदनाओं से परिपूर्ण होती है। और चूँकि हम जो हमारा जो समकालीन सच है वो तमाम सारी विसंगतियों से, तमाम सारी असमानताओं से, तमाम सारी कठिनाइयों से, तमाम सारी असंभावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो जब हम उनका सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो विज्ञान की प्रयोगशाला में आते आते फिर व्यंग की ओर चला जाता है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शब्दों के जिस बीकर में, जिस टेस्ट ट्यूब में अपनी संवेदनाओं को उबालते हैं और जब वो अपने क्वथनांक बिंदु पर पहुंचती है तो उसका जो डिस्टिलेशन होता है, उसका जो आसवन होता है, वो व्यंग हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा मेरा सोचना। क्या बात है। नीरव जी, आप समीक्षा से भी जुड़े, आपने समीक्षा में भी आपने बहुत काम किया है। तो एक समीक्षा एक अलग विधा हो जाती है और कई बार देखा गया है कि जो समीक्षक होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शिकार भी होना पड़ता है कि भाई मेरे पुस्तक के बारे में आपने इस तरह से नकारात्मक बात कह दी है, या कई लोग जो चाहते हैं कि वो शुभालोचना चाहते हैं कि हमारी एक तारीफ ही हो। तो किस तरह से सामंजस्य बिठाना चाहिए समीक्षा अगर हम करते हैं तो? देखिए, मेरा जो आपका एक प्रश्न है, औसत जो समीक्षक होता है वो समीक्षा करते वक्त व्यक्तित्व को ज़्यादा केंद्रित कर लेता है और जो कृतित्व है उस पर नहीं जा पाता। मैं ऐसे तथाकथित समीक्षकों को, जो समीक्षा का न्यूक्लियस है, जो केंद्र है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह घूमते हुए ऑर्बिट्स हैं, ये वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है जहाँ तक इन्हें पहुँचना चाहिए। क्योंकि मैंने तमाम लोगों की समीक्षाएं की और मुझे कहने में गर्व है कि 350 पुस्तकों की मैं भूमिकाएं लिख चुका हूं, जिसमें ओशो रजनीश, चाहे बशीर बद्र, चाहे मुजफ्फर रज़मी, यानी चाहे आचार्य निशांत केतु, ये मैं वो नाम ले रहा हूं जो स्टारलेट्स हैं, इन्होंने मेरे से समीक्षाएं लिखवाई। तो समीक्षा का अर्थ मेरी दृष्टि से, या हमारी पद्मनी सचदेवा थी, डोगरी की इतनी बड़ी कवित्री, तो
जब हम किसी की समीक्षा करते हैं तो मेरा मानना यह है कि इसे दर्शन की भाषा में कहते हैं परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश। अगर आपको परकाया प्रवेश की विद्या में आप निष्णात नहीं है तो आप समीक्षा कर ही नहीं सकते। आप इधर उधर सतही उसकी एपिडर्मिस पे, उसकी बाह्य त्वचा तक तो जा सकते हैं, उसकी जो भीतरी त्वचा है, एंडोडर्मिस है, रूह तक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, त्वचा तक ही नहीं पहुंच पाते, त्वचा की भीतरी त्वचा तक नहीं पहुंच पाते, तो जो आदमी का भीतर है उसके भीतर के भीतर जो भीतर है वहां तक पहुंचना तो उसके लिए असंभव होता है। तो समीक्षक तो वो होता है जो परकाया प्रवेश कर जाए। क्या बात है। जिन क्षणों में उसने लिखा उन क्षणों को वो एक्शन रिपेयर करके खुद उसमें जीने लगे, तब मुझे लगता है कि जो आवाज़ निकलती है, एक तो आवाज़ होती है कि हम बोले, फिर एक दूसरी आवाज़ आई, वो अनगूंज है, इको है, और एक आवाज़ ऐसी है कि हमने बोला और हमारी आवाज़ में वो आवाज़ भी समाहित हो गई, इसे कहते हैं रेजोनेंस। एक आवाज़ में दूसरी आवाज़ जुड़ जाए। तो समीक्षा वो कर सकता है जो रेजोनेंट फॉर्क हो, जिसकी मानसिक तरंगों की आवृत्ति वही हो जो एक लेखक की है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, फिर लेखक ये कहेगा कि तो मैंने भी नहीं समझा था जो तुमने कह दिया। क्या बात है। ये समीक्षा है। मैं सर्वभाषा कवि सम्मेलन में गया तो प्रीति जी एक कश्मीरी कवि की कविता मुझे मिली जी। मुझे कश्मीरी नहीं आती जी। इंग्लिश मीडियम से और तमाम मीडियम से मैंने उसकी कविता को पढ़ा, और फिर उस कविता को पढ़ा ही नहीं, उस कविता को गुना कि इसने ऐसा क्यों लिखा होगा। फिर मैंने उस कविता का जब अनुवाद करके सर्वभाषा कवि सम्मेलन में सुनाया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो कश्मीरी कवि थे, वो बड़े प्रसिद्ध कश्मीरी भाषा के कवि थे, वो आँखों से अश्रु बेहल हो गए, मेरे गले स्टेज पर लग गए और कहने लगे, भाई तुम तो मेरे रूह के भीतर उठ के तुमने मेरी कविता का अनुवाद किया है, और ये अनुवाद नहीं किया तुमने, भावानुवाद किया है, क्योंकि कविता का अनुवाद तो होता ही नहीं है, भावानुवाद होता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मेरी कविता का तुमने भावानुवाद कर दिया। तो यही हमारे पुरस्कार हैं। हम कवि के सृजन में जब तक खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हम समीक्षा के अधिकारी नहीं हैं। जब हम समीक्षा के बहुत गहरे तक चले जाते हैं तो समीक्षा के मीमांसा भी करने लगते हैं। क्या बात। ये मेरा उत्तर है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि परकाया प्रवेश वाकई, और बाल साहित्य की बात भी जब करते हैं तब भी कहते हैं ना, परकाया प्रवेश करेंगे तभी आप बाल साहित्य रच पाएंगे, उनके मनोविज्ञान को समझ पाएंगे, तभी आप बच्चे तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत अच्छी आपने बात कही। और एक जो सृजनकार होता है, रचनाकार होता है, वो हर चीज़ को आत्मसात करता है, जो अपने परिवेश में देखता है, जो चीज़ें घटित होती हैं उसे वो रूह से महसूस करता है, और तब जाके उसके मन में एक फ्रेम बनता है, फिर उसको शब्दों से, शिल्पों से गढ़ा जाता है, तब जाके एक कृति जन्म लेती है। नीरव जी, आपके बारे में बड़ी अच्छी एक बात है कि एक तो आप वैज्ञानिक विषय से आते हैं और दूसरा आप कविता और गीत लेखन में समृद्ध हैं। तो वैज्ञानिक सोच आधारित कोई गीत हम जरूर अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आपके श्रीमुख से। जी जरूर, लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहूँगा, एक प्रश्न मेरे मन में है कि मैं उसका उत्तर अपने जितने दर्शक सुन रहे हैं, मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि एक बड़ा विरोधाभास है लोगों के मन में कि विज्ञान और दर्शन या विज्ञान और संगीत या साहित्य दो अलग अलग वो हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये विपरीत ध्रुव दिखते जरूर हैं, लेकिन जैसे चुंबक में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ध्रुव असमान होने के बाद भी एक ऐसे सम्यक संतुलन में जाते हैं जिसे मिडिल पॉइंट कहते हैं। वो मिडिल पॉइंट पर खड़े होकर जब आदमी रचना करता है तो उसकी एक दृष्टि दर्शन की तरफ जाती है और दूसरी दृष्टि विज्ञान की तरफ जाती है। मेरा अपना मानना यह है कि विज्ञान और दर्शन को दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक एक्शन है और एक थिंकिंग है। जो हमारा दर्शन है वो हमारी थिंकिंग है, और जो विज्ञान है हमारा वो एक्शन है। तो जैसे व्यक्ति चलता है, उसकी आँखें हैं विज्ञान, जिससे वो देखता है, ये दर्शन है, उसकी आँखें दृष्टि है, और पैर हैं उसकी गति। तो अगर गति का और सोच का, एक्शन का और थिंकिंग का कोऑर्डिनेशन होता है तो वो चीज़ मैं समझता हूँ साकार हो पाती है। वरना होता क्या है कि थिंकिंग लेस एक्शन होती है या एक्शन लेस थिंकिंग होती है। तो विज्ञान का और दर्शन का समन्वय मैंने देखा है और महसूस किया है कि ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनके बिना दोनों का अस्तित्व है ही नहीं। क्या बात है। तो उसी से संबंधित आपके जो गीत हैं हमारे दर्शकों को जरूर सुनाइएगा। जी देखिए, कोशिश है मेरी, चूँकि मैं कवि सम्मेलनों में भी 40 साल से हूँ, और जो अपनी भाषा मैंने गढ़ी है, मैं वो
पारंपरिक भाषा में नहीं लिखता, जी। क्योंकि मेरा मानना होता है कि वो जितने लोग होते हैं वो चाहे हास्य व्यंग में हो या श्रृंगार में हो, वो सरकारी क्वार्टरों की तरह एक जैसे है, उनके लेआउट है, बस केवल नंबर है, 10/6 है या 12/7 है, उससे मालूम पड़ता है कि ये है या ये है, लेकिन कोई शिल्पगत या तथ्यगत ऐसी मौलिकता उसमें नहीं होती कि जिससे वो निकल कर बाहर आए। जैसे कि हमारी अग्रज पीढ़ी में बहुत लोग थे, उनकी भाषा बोलती थी, भाई ये जयशंकर प्रसाद हैं, ये बच्चन जी हैं, ये महादेवी वर्मा है, शब्दों से उनकी पहचान होती थी। बिल्कुल। तो आज क्या है कि वो शब्दों का कारोबार होने के कारण क्या है कि वो व्यापारी तो हो गए लेकिन शब्द के पुजारी नहीं हो पाए। तो कोशिश करता हूँ कि जो विज्ञान की प्रयोगशाला में शब्द कैद थे उनको साहित्य की रेशमी मखमली पगडंडियों पर लाके टहलकदमी कराऊं। बस यही मेरी रचना प्रक्रिया है। तो देखिए एक रचना देता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। इसमें 2 शब्द आते हैं, एक सोडियम एक पोटेशियम। सोडियम बड़ा हाईली इन्फ्लेमेबल है, अत्यंत ज्वलनशील, ये हवा में आते ही ऑक्सीजन से संपर्क करता है और जल जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो आज का परिवेश है वो भी उतना ही ज्वलनशील है। लोगों में सहिष्णुता समाप्त हो रही है, तमाम आप देख रहे हैं रिश्ते में दरार आ रही है। इसका कारण क्या है, ऐसे में बात कहता हूँ और फिर उनमें गीत लिखता हूँ। क्या बात है। सुनिएगा, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं सबका आशीर्वाद चाहूँगा। प्रीति जी देखिए। स्वागत है, स्वागत है। कि पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। किरमिची सन्नाटे, क्या बात है, किरमिची सन्नाटे थर्राता तम, किरमिची सन्नाटे थर्राता तम, अणुधर्मी गर्मी में घुटता है दम। किरमिची सन्नाटे थर्राता तम, अणुधर्मी गर्मी में घुटता है दम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, डसती है धरती को युद्धों की बेड़ियां। चाहे यूक्रेन, रूस, यहाँ भी अब देखिए हमारा पूरा ग्लोबल एक एटॉमिक टेरर से त्रस्त है। कि घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, डसती है धरती को युद्धों की बेड़ियां। बारूद सांसों में आज गया जम, बारूद सांसों में आज गया जम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। युद्ध का व्याकरण क्या है, युद्ध की ग्रामर क्या है, व्हाट इज द ग्रामर ऑफ वॉर, इसे मैं कहने की कोशिश करता हूं। कि कारक है हिंसा, कारक है हिंसा, युद्ध है करण, कारक है हिंसा, युद्ध है करण, हारती है जिंदगी जीतता मरण। क्या बात है, क्या बात कारक है हिंसा, युद्ध है करण, हारती है जिंदगी जीतता मरण। गांधी के सपनों की आंख हुई नम, गांधी के सपनों की आंख हुई नम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। एक हमारे नोबेल अवार्ड राइटर हुए ऑस्कर वाइल्ड, वो केवल इस बात को सोच के कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी
तो वो कितनी बीभत्स होगी, उसका चेहरा कितना कुरूप होगा। वो उस विकृति के उस संसार में चले गए और इतने घोर अवसाद में, डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी रचनाकार अगर बहुत गहराई से सोचे तो आज की कविताओं का विषय निशस्त्रीकरण होना चाहिए। क्योंकि ये जो परमाणु होड़ चल रही है, सब कहते हैं हम बटन दबा देंगे तो ये 10 मिनट में तबाह कर देंगे, कोई 15 मिनट में। तो मुझे कहता हूँ कि जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन। क्या बात है, क्या बात है, जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन। वाह वाह। जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन। अट्टहास करता है, अट्टहास करता है वहशी सायम, अट्टहास करता है वहशी सायम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं। क्या बात है, क्या बात है सुरेश नीरव जी, आपने जिस तरह से वैज्ञानिक भाषा से और सृजन और गीत को रचा है, वाकई अद्भुत अद्भुत सृजन, और आपके मुख से सुनने का एक आनंद ही कुछ और होता है। नीरव जी, आपने विदेशों की कई यात्राएं की हैं, तो किस तरह से साहित्यिक आदान प्रदान होता है वहाँ, और किस तरह से अनुभव रहा आपको, और हिंदी का आप क्या भविष्य वहाँ देखते हैं? एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा है और इस पर कई बार मुझे बोलने का मौका भी मिला, और मैंने 2 बातें ज़रूर कही हैं जो बड़ी अप्रिय लोगों को लगती हैं, लेकिन वही मेरी लोकप्रियता का भी सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मैं जो परंपरा है उसके अस्वीकृति में उठा हुआ हाथ हूँ। मैं उन परंपराओं को वो नहीं मानता जो मर चुकी हैं, एक्सपायरी डेट आ चुकी है उनकी। तो पहली बात तो यह है कि हिंदी का भविष्य विदेश में है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज़ादी से पूर्व जब क्रांति के आंदोलन की बात चली तो एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने कहा कि हम बाहर रहकर गदर पार्टी बनाएंगे, तो चाहे वो लाला हरदयाल हों या सुभाष चंद्र बोस हों या रास बिहारी बोस हों, उन्होंने बाहर काम किया। तो आज़ादी से लेकर आज आज़ादी के 75 वर्ष पर मैं अपनी भाषा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जितनी शिद्दत से हिंदी की सेवा विदेश में रहकर प्रवासी भारतीय कर रहे हैं, उतना भारत में रहकर लोग नहीं करते। क्योंकि वो तो ये मान के चलते हैं कि हमारी बपोती है, हमें हिंदी से क्या, हिंदी तो हमारे डीएनए में है, हिंदी पढ़ने की भी क्या ज़रूरत है। नतीजा ये है कि आज एक बहुत विपन्नता और शून्य के दौर से हिंदी हमारे यहाँ गुजर रही है। विदेशों में हम जाते हैं तो लोगों को हम देखते हैं कि हम जिनको कहते हैं ना कि ये कभी जमाना था किताब पे अगर पैर लग जाता था तो हम ऐसे कहते थे विद्या को पैर लग गया, क्योंकि उसमें जो देवनागरी लिपि है, हर लिपि में हम देवता का वास महसूस करते हैं। हमारी विद्या है, वो मंदिर है, किताब अपने आप में एक मंदिर है। लेकिन आज के दौर में मैं नहीं समझता कि किताबों के प्रति हमारी नई पीढ़ी में इतना सम्मान होगा। तो जब आपका किताब के प्रति सम्मान नहीं है, भाषा के प्रति सम्मान नहीं है, साहित्य के प्रति सम्मान नहीं है, तो हिंदी का जो कार्य वो लोग करते हैं, जैसे अतृप्ति जहाँ होती है वहीं सृजन होता है। जब आदमी सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है तो कहता है मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब कहीं असंतृप्ति होती है ना, बहुत बड़ा कोटेशन है कि संतृप्त सूअर से असंतृप्त सुकरात बनना ज़्यादा बड़ी बात है। ये असंतृप्ति जो है ये सुकरात बनाती है, और संतृप्ति जो है वो आदमी को बहुत छोटे से लेवल पे संतृप्त कर देती है। तो विदेश में लोग सोचते हैं समथिंग इज़ मिसिंग। वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, परंपराओं को बहुत निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हैं। जैसे मैं ही जाता हूँ तो मेरे सम्मान में पहले तो वो कहते हैं कि पंडित लगा है, तो पंडित जी कुछ बात ऐसी हो जाए। वो हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि यज्ञोपवीत क्या है, मेहंदी क्या है, सिंदूर क्या है, इनका क्या महत्व है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई साहित्य के शोधात्मक पाठ्यक्रम के विषय होंगे, लेकिन ये बच्चों के सांस्कृतिक प्रशिक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो हम उन्हें बताते हैं कि यज्ञोपवीत क्या है, इट्स ए होली थ्रेड, नहीं इट्स नॉट होली थ्रेड। उसके जो डोरे हैं उनमें क्या है, तो ये सारी जो हम चीज़ें उन्हें बताते हैं तो फिर उनमें जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं अच्छा यानी ये यज्ञोपवीत है, तो फिर यज्ञ क्या है, खाली हमने कोई चीज़ जला दी वो, या यज्ञ क्या। तो फिर धीरे धीरे
मतलब मैंने महसूस किया कि मैं जहाँ जाता हूँ तो मेरा कोई मठ नहीं होता, मेरा कोई व्यासपीठ नहीं होती, मेरा कोई सिंहासन नहीं होता, लेकिन उन क्षणों में जिस परिवार में मैं होता हूँ मुझे लगता है कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ और भारतीय संस्कृति का अघोषित राजदूत बन गया। क्या बात है, उन्हें क्या बात संस्कृति का पाठ पढ़ाता हूँ। क्या बात इतना प्रेम मिलता है कि जब जाता हूँ तो कोई परिचित नहीं होता, छोड़ने जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं तो 10-10, 15-15 परिवार होते हैं और वे सब रो रहे होते हैं। तो यही मेरी कमाई है। वो और कहते हैं ना मैंने कि जो वो लोग रहते वहाँ है लेकिन उनकी आत्मा भारत में बसती है। निश्चित रूप से आत्मा उनकी तो बस- संस्कृति, उनका संस्कार, वो सबके संवाहक है और उनकी आत्मा भारत में बसती है। नीरव जी, आपने बहुत अच्छा व्यंग भी लिखा है और आपका एक संग्रह आया टोपी बहादुर, तो इस संग्रह के बारे में ज़रूर हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा, क्योंकि व्यंग एक कटाक्ष विधा है और जिस तरह से व्यंग लिखा जाता है बहुत सारा एक मानस बनता है, तो ज़रूर इसके बारे में, टोपी बहादुर हाँ, के बारे ये- में ज़रूर बताइएगा। ये टोपी बहादुर मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या करनी होगी, क्योंकि आज का जो हमारी जनरेशन है वो इतनी शार्प है कि वो एक एक शब्द से इस चीज़ को डिकोड कर लेती है। और हम कहे टोपी बहादुर तो इससे उसका पूरा क्लास करेक्टर निकल आता है कि टोपी बहादुर का पहले तो बहादुर होते थे शहीद भगत सिंह जी, अब टोपी बहादुर का मतलब है क्या है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और मेरा अपना मानना है कि व्यंग वही है जिसमें कम से कम कहा जाए और पढ़ने वाला ज़्यादा से ज़्यादा समझ ले, क्योंकि साहित्य में प्रीति जी बहुत बड़ी बात यह है कि जो कह दिया जाता है वो बड़ा नहीं होता, जो अनकहा होता है वो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये शब्दों के नेपथ्य में जो अर्थवान चुप्पी ठहरती है उस अर्थवान चुप्पी को सुनना ही साहित्य है। और मैंने व्यंग के माध्यम से ये कोशिश की है, मेरी लोकप्रियता का कारण भी है कि इसे तांगे वाला भी सुखता है, रिक्शे वाला भी आता है, हमारे जो प्लम्बर आता है वो भी किताब ले जाता है, फिर आगे पैर छूता है, बाबूजी आपने बड़ा अच्छा व्यंग लिखा। क्योंकि मैं आम मानस के लिए लिख रहा हूँ और उनकी संवेदनाओं का लिटमस टेस्ट होता है। मेरे जो व्यंग होते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके माध्यम से कहता हूँ। और चूंकि व्यंग व्यंजना है, वक्रोक्ति है, एक केवल व्यंग में ऐसा दे देता हूं जो बड़ा शाकाहारी है, बड़ा वेजिटेरियन है, इसका आप एकादशी में फलाहार के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपके दिमाग पर बड़ा हर्बल प्रभाव डालेगा। देखिएगा, बड़ा आयुर्वेदिक व्यंग है। कि जब हम असभ्य थे अंधेरी गुफाओं में रहते थे, जब हम असभ्य थे अंधेरी गुफाओं में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। जब हम असभ्य थे अंधेरी गुफाओं में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, हमारा चेतना बोध कितना परिपक्व था, हम पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते थे। क्या बात है। हमारा चेतना बोध कितना परिपक्व था, हम पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते थे। आज हम सभ्य हैं, नियॉन लाइट में रहते हैं, अंतरिक्ष में उड़ते हैं, लेकिन कितने बौने और कधीन हो गए हैं कि आदमी होकर आदमी की भाषा नहीं समझ पाते। क्या बात है, हम कितने बौने और कधीन हो गए हैं कि आदमी होकर आदमी की भाषा नहीं समझ पाते। तो मेरा कहना तो यही है। और विसंगति में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक वो होती है, घटिया से घटिया आदमी से बात कर लीजिए और अच्छे से अच्छे आदमी से बात कर लीजिए, क्योंकि ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है। ये ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है। इस पर एक मेरा लेक्चर हुआ तो मैंने कहा कि ये मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि वो वर्तमान को कोसता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। वो कभी भी वर्तमान का अप्रिसिएशन नहीं करता, इसीलिए वो मनुष्य वरना वो देवता हो जाता। क्या बात है सुरेश नीरव जी, आपसे इतनी सारी और बहुत अच्छी बातें हुई, समय का पता ही नहीं चला और आप इतने बहुआयामी हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका सृजन इतना बहुआयामी है कि इतने ऐसा लगता है कि समय कुछ कम पड़ गया है। लेकिन आपसे बहुत सहज बात हुई और आपके आध्यात्म के बारे में बात हुई, व्यंग्य लेखन के बारे में बात हुई। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार मानता हूं कि इंटरव्यू का अर्थ ही होता है कि किसी के भीतर झांक लें। आपने बहुत हुनरमंदी के साथ मेरे भीतर तक झांक की है, तो मैं आपके इस हुनर को भी सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, पंडित सुरेश नीरव जी से हमने बहुत अच्छी बातें की और साहित्य सृजन के अगले अंक में कुछ और अन्य रंग लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।